हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने वैक्सीन वाला टॉपिक क्लियर कर लिया था, यानी कि टीका वाला। ठीक है, टीका के बारे में मैंने आपको बता दिया था, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, यानी कि सूक्ष्म जीव किस तरीके से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करके हमारी सहायता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हाईलाइट कर लिए हैं, आप इनको नोट्स में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से। देखिए, कुछ जीवाणु यानी कि जीवाणु बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल यानी कि जो हमारे ग्रीन ब्लू एल्गी होते हैं, वो क्या करते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसका स्थिरीकरण करते हैं। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसका स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। इससे क्या होती है, उर्वरता में वृद्धि होती है मिट्टी की, और समानतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को जो सूक्ष्मजीव यानी कि जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने सारे एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, एक नाइट्रोजन स्थिरीकारक होता है, जो कि क्या है, नीला ब्लू ग्रीन एल्गी है ये। ठीक है, तो नीला हरा शैवाल क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, और इसका कार्य क्या करता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकारक का कार्य करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकारक क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके पौधों को लेने योग्य बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पर्यावरण का शुद्धिकरण किस तरीके से सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है उसको हम समझते हैं। देखिएगा, पर्यावरण का शुद्धिकरण किस तरीके से होता है, आगे चलते हैं। देखिएगा, अब देखिए जैसे बगीचे में आपने देखा होगा कि पत्तियाँ, फल, सब्जियाँ का कचरा अगर एकत्र हो, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह उसमें ना हो, केवल पत्तियाँ हो, सब फल सब्जी हो, ऑर्गेनिक चीज़ें हो, तो उसके बाद देखेंगे आप धीरे धीरे वो सड़ने लगती हैं, तो उनका विघटन हो जाता है, और विघटन होने के बाद वो किस में परिवर्तित हो जाती है, खाद में। ठीक है, जो हमारा खाद होता है उसमें ये क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, कंपोस्ट जो होता है, ये किसके द्वारा होता है, इसका विघटन कैसे हुआ, फलों की सब्जियों का विघटन किसके द्वारा हुआ, तो वो होता है हमारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा। सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट यानी कि जो छिलके होते हैं सब्जियों के, फल फूल होते हैं, सड़ी गली पत्तियां होती हैं, उनका सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है, अपघटन करके इसे खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। और ये जो खाद होता है ये फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही लाभदायक होता है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ती है। इस प्रक्रिया में जो पोषक बनते हैं वो पौधों द्वारा क्या होते हैं, पुनः उपयोग किए जाते हैं। देखो, पौधों द्वारा पुनः, जैसे मान लो सड़ी गली पत्तियां हैं, उनका उपयोग क्या करेंगे, उनका उपयोग सूक्ष्मजीव करके क्या करते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं खाद के रूप में। वही खाद पौधे फिर से ग्रहण करते हैं। ठीक है, और जो है उनसे हमें फसल मिलती है। अब देखिएगा, अगर एक गमले में हम क्या करें, पॉलीथीन, ठीक है, प्लास्टिक, खाली बोतल, खिलौने, ये सब हम रखेंगे, तो क्या उनका विघटन हो पाएगा, उनका विघटन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके उन्हें खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आप ये सब जानते होंगे, जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सड़ी गली पत्तियों, फल फूल, इनको विघटित कर सकते हैं, इनको खाद में बदल सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक वगैरह को वो नहीं बदल सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद यह विलुप्त हो जाती है। जैसे अगर कोई जानवर मर गया है तो कुछ समय बाद क्या होगा, वो वहाँ से खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि सूक्ष्म जीव उसको क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं। मुख्य कारण यह है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों जंतु द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। ये आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, छोटे छोटे पदार्थों को जो ऑर्गेनिक होते हैं उनको क्या करते हैं, अपघटित करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थ का निम्नीकरण करने के लिए सूक्ष्मजीव का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप जानते हैं कि जो सड़ी गली पत्तियां वगैरह होती हैं उनका अपघटित करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हानिकारक सूक्ष्मजीव, अभी तक हम लाभदायक के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में। देखिएगा, हानिकारक कैसे होते हैं सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार के हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगाणु कहते हैं। याद रखिएगा, जो रोगाणु होते हैं, जिनसे रोग उत्पन्न होता है उनको हम क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। ठीक है, अथवा रोगजनक कहते हैं। जिन सूक्ष्मजीवों से रोग उत्पन्न होता है उनको हम रोगाणु कहते हैं या फिर रोगजनक कहते हैं। सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। जो सूक्ष्मजीव होते हैं क्या करते हैं, भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को क्या करते हैं, संदूषित कर देते हैं। आगे चलते हैं। तो जो रोगाणु होते हैं उनको हम जर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म्स कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा, मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव की वह कौन से सूक्ष्मजीव हैं जिनसे रोग फैलता है मनुष्यों में। देखिएगा, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, किससे, श्वास द्वारा, ठीक है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, पेयजल द्वारा, वाटर द्वारा और भोजन, फूड्स के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण होता है, हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से, यानी कि एक व्यक्ति को हुआ है, संक्रमित हुआ है वो, और उससे दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे रोग जो एक इन्फेक्टेड जो बॉडी है, मतलब कोई संक्रमित व्यक्ति उससे दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, उसको हम संक्रमण रोग कहते हैं। ठीक है, ये रोग कौन कौन से, जैसे हैजा है, सामान्य सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है। याद रखिएगा, चिकन पॉक्स भी क्या होता है, संक्रमण से फैलता है, और ये हैजा है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं।
जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता, जब वो छींकता है तो उसमें जो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों की संख्या में वायरस, जो कि जुकाम किससे होता है, वायरस से ही होता है। वायरस यानी कि विषाणु, यानी कि विषाणु से जब वो छींकता है तो कई सारे हजारों की संख्या में वायरस निकलते हैं, जिससे कोई अगर उसके साथ कोई व्यक्ति खड़ा है तो वायु द्वारा वो भी क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अभी सब जैसे आप जानते हो कि छींकते समय हमें हाथ, मुंह और नाक पर क्या करना है, रुमाल को अच्छे तरीके से ढककर ही हमें छींकना चाहिए, जिससे कि रोग क्या हो, वो ना फैले। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूचियों का रोग वाहक करते हैं। ठीक है, यानी कि जो कुछ सूक्ष्म जीव या कीट ऐसे हैं जो कि जो जो रोग कारक जो सूजी हो उनका वाहक, उनको एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। जैसे सबसे फेमस है इसमें घरेलू मक्खी, आप जानते हो ना, घरेलू मक्खी एक जगह से दूसरी जगह उड़ती बैठती रहती है, तो उससे क्या होता है, उसके पैरों में, उसके शरीर में जो रोग कारक सूजी होते हैं वो लग जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। देखिएगा, मक्खी कूड़े क्या करती है, मक्खी कूड़े एवं जंतु अवशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उससे उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव होता है। यानी कि पहले मक्खी कहाँ बैठी, कूड़े पे बैठी, वहाँ से उसे रोगाणु उसके शरीर में लग गए और फिर आकर के आपके भोजन पे बैठती है, तो वो रोगाणु आपके भोजन में आ जाते हैं, जिससे आपका शरीर आप बीमार हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसे बीमार पड़ने की संभावना है। ठीक है, अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढक कर रखा जाए। ठीक है, बिना ढके भोजन को रखने से बचना चाहिए, ये सब आप चाहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। मादा एनोफ्लीज, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मादा एनोफ्लीज। मादा एनोफ्लीज जो होता है मच्छर, एक मच्छर है जिसका एक अन्य उदाहरण है। ये भी मच्छर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है, जिससे कई सारे रोग फैलते हैं। याद रखिएगा, मच्छर प्लाज्मोडियम क्या है, मच्छर प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी का वाहक होता है कौन सा, मच्छर प्लाज्मोडियम। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक और है इसके नीचे, मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस, ठीक, डेंगू के वायरस का वाहक होता है। मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, इसका नीचे बताया गया है। तो मेन चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मच्छर जो प्लाज्मोडियम होता है वो मलेरिया, ठीक है, मलेरिया के लिए होता है। ठीक है, मलेरिया के लिए जिम्मेदार होता है। और मादा एडीज मच्छर जो होता है वो डेंगू वायरस के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, यहाँ से दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से हम, देखिए सभी मच्छर कहाँ पे रहते हैं, जल में उत्पन्न होते हैं। जो मच्छर होते हैं वह कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, जल में उत्पन्न होते हैं। हमारे आसपास कहीं पे अगर जल भरा हुआ है, चाहे वो कूलर में भरा हुआ है, गड्ढों में भरा हुआ है, टायर में भरा हुआ है, तो उन सब में क्या होता है, मच्छर पनपते हैं। तो इसलिए जो जल रुका हुआ है तब उसको हमको खाली कर देना चाहिए, वहाँ पे जल को हटा देना चाहिए, जल को फेंक देना चाहिए। ठीक है, कूलर, टायरों इत्यादि में, फूलदानों इत्यादि में जल को नहीं रुकने देना चाहिए। हमारे आसपास की जो जगह है उसको स्वच्छ, साफ और शुष्क रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम अपनी जगह चारों जगह को शुष्क रखेंगे, यानी कि जल को नहीं इकट्ठा होने देंगे, तो उससे हम मलेरिया से बच सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग क्या होते हैं, उनका रोग कारक क्या है, संचरण कैसे होता है और बचाव के उपाय क्या है। सबसे पहला आपका आता है क्षय रोग। क्या है, क्षय रोग। क्षय रोग जो होता है ना, आपका रोग कारक सूक्ष्म जीव क्या होता है, जीवाणु। यानी कि क्षय रोग किससे होता है, जीवाणु से। ये सारे क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं कि क्षय रोग किसके कारण होता है, तो इन सबको ध्यान रखिएगा। क्षय रोग जीवाणु से होता है, संचरण वायु से होता है। खसरा जिसे हम मीसल्स कहते हैं, ये वायरस द्वारा होता है, वायरस से होता है और ये वायु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है और पोलियो भी कैसे होता है, वायरस से होता है और ये वायु द्वारा, जल द्वारा फैलते हैं। अगर मान लो किसी को इनमें से कोई बीमारी हो गई तो उसको क्या करना चाहिए, बचाव क्या है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये संचरित हो जाते हैं वायु द्वारा। ठीक है, दूसरे व्यक्ति में भी चले जाएंगे। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं का अलग रखना चाहिए, उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। क्षय रोग किससे होता है, खसरा किससे होता है, चिकन पॉक्स और पोलियो। आगे चलते हैं, हैजा और टाइफाइड। देखो, हैजा और टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु, बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से। ये जल द्वारा फैलते हैं और व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, भली प्रकार से पका हुआ भोजन खाना चाहिए। हैजा और टाइफाइड जीवाणु द्वारा होते हैं। हेपेटाइटिस ए किससे होता है, वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए किससे होता है, वायरस से होता है, जल से फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। यहाँ पे देखिए अभी आया था ना, मादा एनोफिलीज मच्छर, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, मच्छर इसका कारक है, मादा एनोफिलीज मच्छर, और मच्छरदानी आदि का उपयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको नोट अपने नोट्स में जरूर बना लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब देखिएगा जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। ठीक है, जंतुओं यानी कि जो हमारे जो जानवर वगैरह होते हैं उनमें कैसे रोग फैलते हैं जीवाणुओं के द्वारा। देखिएगा, अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन इससे दूसरे जंतुओं में भी रोग होता है। यानी कि जो जानवर होते हैं, गाय हुआ, बकरी हुआ, ऊँट हुआ, घोड़ा हुआ, इन सब में भी रोग होते हैं। देखिए, एक नाम है रॉबर्ट कोच, याद रखिएगा। इन्होंने बैसिलस, क्या नाम है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। ये बैसिलस एंथ्रेसिस क्या है, जीवाणु, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, इसको नोट कर लीजिएगा। तो रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारण होता है। अब एंथ्रेक्स रोग कहाँ पे होता है, देखिए एंथ्रेक्स होता है मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग है। यानी कि मनुष्य में भी होता है ये रोग, और मवेशी मतलब जो जानवर होते हैं, जो रोमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी ये रोग होते हैं। एक भयानक रोग होता है और ये किससे होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है,
और कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है। और गाय में खुर एवं मुंह का जो रोग होता है वो वायरस से होता है। यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गाय में खुर और मुंह का जो रोग होता है वो वायरस के द्वारा होता है। अब देखिएगा हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, यानी कि जो पौधों में रोग होता है वो कौन से सूक्ष्मजीव उत्पन्न करते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिएगा अनेक सूक्ष्मजीव जो गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि जो फसल होती है हमारे, उनमें रोग के कारक होते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है, फसलों में रोग लग जाते हैं। ठीक है, देखिएगा इनका हम किस तरीके से बचा सकते हैं, कुछ हम रसायनों का उपयोग करके इनको हम बचा सकते हैं। कौन कौन से रोग हैं, आइए वो देखते हैं। देखिएगा सूक्ष्मजीव पौधों में होने वाले, जैसे नींबू में कैंकर रोग होता है जो कि जीवाणु द्वारा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नींबू में कैंकर जीवाणु द्वारा होता है, वायु द्वारा फैलता है। गेहूं में रस्ट रोग होता है, कवक के द्वारा होता है और वायु एवं बीज द्वारा ये फैलता है। भिंडी का जो पीत रोग होता है वो वायरस द्वारा होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कौन कौन से जीवाणु द्वारा है, कौन कौन से कवक द्वारा है। आगे चलते हैं, फूड पॉइजनिंग यानी कि फूड विषाक्तन, यानी खाद्य विषाक्तन किस तरीके से होता है। देखिएगा अगर आप जैसे मान लो कहीं किसी पार्टी वगैरह जाते हैं और बहुत सारे आप अलग अलग प्रकार के फूड व्यंजन को ट्राई करते हैं, फिर आपको क्या होता है, बाद में उल्टी वगैरह होती है, तो ये इसका कारण क्या है कि फूड विषाक्तन, यानी कि जो फूड था वो इन्फेक्टेड था, किसी भी जीवाणु द्वारा, किसी सूक्ष्म जीव द्वारा वो इन्फेक्टेड था। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। ठीक है, उसमें कुछ विषैले पदार्थ होते हैं जो मिले होते हैं, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, वो उसको नहीं खाना चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट जो हमारा है वो खाद्य परीक्षण क्या है, परिरक्षण, यानी कि किस तरीके से हम उसको स्टोर कर सकते हैं लंबे समय के लिए फूड को, उसके लिए क्या क्या विधि हम अपनाते हैं। जैसे मान लो खाद्य बीजों का परीक्षण एवं भंडारण के उपयोग में हमने पढ़ा था, जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर पढ़ा था किस तरीके से बीजों को हम रखते हैं। बीजों को रखने वाले जो बड़े बड़े संयंत्र होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आपका आज का क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि बीजों को परीक्षित करने के लिए जो बड़े बड़े बनाए जाते हैं संयंत्र, उसको क्या कहते हैं। मैंने आपको नाम बताया था, पिछले वाले चैप्टर में था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिएगा आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो अगर आप आम खरीदते हो खाने के लिए, तो आप रखोगे 2-4 दिन, 1 हफ्ते बाद वो आम सड़ जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लंबे समय तक किस तरीके से आप रख सकते हो, उसके लिए आप उसका क्या कर सकते हो, आम का अचार बना सकते हो, और अचार बनाकर उसका आप काफ़ी समय लंबे समय तक उसको रख सकते हो। साथ ही उसमें अचार में कुछ खाद्य परिरक्षक, जो खाद को यानी कि जो हमारा फूड है उसको सड़ने से बचाते हैं, उसके लिए क्या क्या उपयोग करते हैं वो हम आगे देखते हैं। देखिए जो हमारे फूड होते हैं उनको बचाने के लिए हम सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ उपयोग करते हैं, कुछ रासायनिक उपयोग हैं। देखिए जैसे नमक एवं खाद्य तेल, यहाँ पे याद रखिएगा, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से उपयोग करते हैं। इन्हें हम परिरक्षक कहते हैं। नमक और खाद्य तेल, जैसे हम सरसों का तेल आदि यूज करते हैं ना, जैसे जब हम अचार वगैरह बनाते हैं। देखिएगा नमक तथा खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में हम करते हैं। नमक का उपयोग होता ही है, खाद्य अम्ल का उपयोग होता है, उसमें सिरका वगैरह मिलाते रहते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। और एक रसायन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मैंने स्टार लगाया, नोट कर लीजिएगा आप, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये क्या है, सामान्य परिरक्षक है, खाद्य परिरक्षक है, इसको याद रखिएगा। जैम एवं स्क्वैश बनाने में रसायनों का उपयोग इन्हीं संदूषित होने से बचाता है। ठीक है, जैम और स्क्वैश बनाने में हम खाद्य परिरक्षक का उपयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होते हैं। अब नमक द्वारा किस प्रकार से परीक्षण होता है। समान नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परीक्षण के लिए काफ़ी लंबे समय तक अगर उसको आपको रखना है मांस और मछली को, तो उससे बचाता है। जीवाणु को वृद्धि करने से क्या करता है, रोक लेता है। मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, जिससे कि उसमें जीवाणु की वृद्धि ना हो। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परीक्षण में, इनका जब अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें नमक का उपयोग करते हैं। ठीक है, चीनी द्वारा भी हम परीक्षण करते हैं। देखिए कैसे, जैम, जेली और स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। किससे, चीनी द्वारा। चीनी का उपयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषित करने वाले जीवाणु को वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, तेल द्वारा किस प्रकार से होता है। देखिएगा तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषित से बचाने के लिए हम करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, सिरके का उपयोग करते हैं क्योंकि वो अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली, मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग करते हैं, तेल और सिरके का उपयोग करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना, आपने देखा होगा दूधों को हम उबालते हैं। दूध को हम उबालते क्यों हैं, क्योंकि दूध को उबालने से क्या होता है, उसमें सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि हम भोजन को रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज में रखते हैं, उससे क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। ठीक है, अब देखिएगा एक होता है, आपने देखा होगा कि पेस्चराइज जो मिल्क होता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पाश्चरीकृत दूध होता है। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए इसको बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए आप जो पैकेट वाला दूध आता है वो क्या होता है, पाश्चराइज होता है, क्योंकि उसको बिना आप उबाले उपयोग कर सकते हो। क्योंकि कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। क्या होता है, सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। प्रोसेस क्या है इसको बनाने की, इसके लिए क्या करते हैं, पहले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। प्रोसेस जरूर याद रखिएगा, 70 डिग्री सेल्सियस पे इसको पहले गर्म करते हैं, फिर 15 से 30 सेकंड के लिए इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, फिर एकाएक इसको ठंडा कर लेते हैं और इसको भंडारित कर लेते हैं, यानी कि इसको रख लेते हैं किसी पॉकेट में। ठीक है, तो ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी और नवक वैज्ञानिक ने की थी। इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पाश्चरीकरण कहते हैं। अब समझ गए ना, पाश्चरीकरण दूध क्या होता है। इसको बिना उबाले आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। प्रोसेस इसको बनाने का है, पहले 15 से 30 सेकंड 70 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे, फिर एक ठंडा इसको कर लेंगे और इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, भंडारण एवं पैकिंग, देखिएगा आजकल मेवों एवं सब्जियों
को भी वायुरोधीशील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा होती है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे पैकेट होते हैं जिसमें वायु नहीं होती है, सील करके बेचते हैं उनको, क्योंकि उसमें सूक्ष्म उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था, फिर यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है उसको हमारे पौधे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उसको हम कहते हैं राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। ये पाया कहाँ जाता है? ये जो दलहन वाले पौधे होते हैं, ठीक है, इनको हम लेग्यूम पौधे कहते हैं, लेग्यूम प्लांट्स कहते हैं, उनमें पाया जाता है। इनकी ग्रंथिकाओं, जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन का, जो प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है, उनका स्थिरीकरण करता है, जिससे पौधे उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो राइजोबियम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। जैसे सेम हुआ, मटर हुआ, इनकी क्या है, एक सहजीविता संबंध भी दिखा, सिम्बियोटिक रिलेशन भी दिखाता है, इसको भी याद रखिएगा। सेम और मटर जो एक सहजीविता है, ठीक है। कभी कभी तड़ित और विद्युत धारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होते हैं। तो यानी कि जो लाइटनिंग होती है, आपने देखा चमकते हैं, उनसे भी क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये है पौधों की जड़, इनकी जो ग्रंथिकाएँ हैं यहाँ पे, इन्हीं ग्रंथिकाओं में आपका ये लग्यूम पौधा है और इनकी ग्रंथिकाओं में ही पाया जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही जो यहाँ पे इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं इंपॉर्टेंट, जो कंपैरेटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।